हूँ निकिता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का डाउट नेट में। तो गुड आफ्टरनून किड्स, जल्दी से सारे बच्चे क्लास ज्वाइन कर जाएंगे क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ बहुत ही अलग पढ़ने वाले हैं। और जैसे कि आप लोगों को मेरे पीछे नजर आ रहा होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस आज मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आई हूँ जो आपको ना आपकी बोलने वाली इंग्लिश और ज्यादा बेहतर करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर जाओ, एक बारी हाय हेलो कर लेते हैं और फिर हम लोग आज की क्लास शुरू करेंगे। चलिए, तो हाय नैतिक, अंकित, निकिता, पूजा, सत्यम, आस्था, काजल, शिवी, रुष्कर, स्नेहा, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, आज हमारे पास हमारी एक स्टूडेंट है, मैं उस बच्चे की एक वीडियो भी लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आपको वो वीडियो भी देखने को मिलेगी और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है उस वीडियो में, बड़े ही प्यारा सा। तो हम वो वीडियो भी देखेंगे साथ ही साथ। अच्छा, राधिका मैम कहाँ है? राधिका मैम को कुछ काम था तो वो आज आई नहीं है बेटा, तो मैं हूँ यहाँ पर। मेरे से पढ़ने में नहीं चलेगा? हाँ, राधिका मैम आएंगी तो ही हो पाएगा। अरे मैं बढ़िया से आज ना तुम लोगों को जो है राधिका मैम की कमी तो महसूस नहीं होगी बिल्कुल भी। आज जो है तुम लोगों का इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। चलेगा ना? सी निकिता सिंह चलेगा। निकिता, ओके, मेरा नाम भी निकिता है, सेम पिंच। ठीक है, चलो तो गुड आफ्टरनून, वेलकम, जल्दी जल्दी से क्लास ज्वाइन कर जाओ भाई। ठीक है, हाय हेलो करते हैं और उसी के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो बेटा, इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं ये कौन जानता है? कौन मुझे समझाएगा? मैम ज्यादा बीमार रहती? नहीं मैम बीमार नहीं है, मैम को कुछ काम। बेटा मैम एक्चुअली बीमार नहीं है, वो उनको काम था। पिछली बारी भी जब उनकी ऑफ लिया था ना उन्होंने, जब छुट्टी थी तो उनको मैम को एक्चुअली कुछ काम था, तो वो काम से नहीं आ पा रही है, उनको कुछ काम रहता है तो इस वजह से उन्हें वहां जाना पड़ता है। ठीक है, हाँ जी। मुहावरे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसने बताया भाई ये मुहावरे? वेरी वेल डन। बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस पता है क्या होती हैं? मुहावरे और कहावतें सुना है आपने हिंदी में? हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना कि अच्छा मैम आपको होमवर्क, ओके हाँ बेटा मैंने देख लिया था आपका होमवर्क, बहुत ही अच्छे, बड़ी प्यारी प्यारी हैंडराइटिंग में बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट करा है। ठीक है, इसको प्लीज थोड़ा सा ऐसे कर दो, नाम नहीं नजर आ रहे बच्चों के। हाँ, तो कहावतें और मुहावरे बोला जाता है इडियम्स और फ्रेजेस को। हिंदी में आप लोगों ने सभी ने कहावतें और मुहावरे सुनी होंगी, लर्न भी करवाई गई होंगी आप लोगों को, है ना? बचपन में कोई भी एक बच्चा मुझे कोई कहावत या मुहावरा बताना चाहेगा हिंदी का जो उसे लर्न करवाया गया था? हाँ जी, चलो बताओ बताओ फिर। जानते हो? दक्ष बोल रहा है मैम हम जानते हैं, तो बताओ फिर कोई भी बचपन का एक मुहावरा जो आपको याद हो, हिंदी का, हिंदी का, या कोई भी एक ऐसा मुहावरा जो आपको, कहावत ऐसी जो आपको हिंदी में बचपन में याद करवाई गई हो और आज आप जानते हो उसको, आज भी याद हो आपको। जिसकी लाठी उसकी भैंस, हाँ ये भी एक मुहावरा है। वेरी गुड स्नेहा। और उसके अलावा टिट फॉर टैट, हाँ ये इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे को तैसा, है ना, हिंदी में बोलते हैं। 9 2 12 होना, रात दिन एक करना, ठीक है, ईद का चांद, जैसे को तैसा, हाँ जी, आंखों का तारा होना, वेरी गुड पूजा, ये सारे, है ना। अच्छा, खोदा पहाड़ निकला चूहा, चलो ठीक है। तो ये सारे जो है हिंदी के मुहावरे हैं और कहावतें हैं जिसको ना हम बोलते वक्त इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, कई बार बोलते हैं ना यार तुम बड़ा ईद का चांद हो रखे हो, नजर ही नहीं आते हो, यानी कि वो व्यक्ति बहुत टाइम से गायब है, आपको काफी टाइम बाद मिला, है ना। वैसे ही हम बोलते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना, तो क्या है, नाच ना जाने आंगन टेरा। हम लोग जब बोलते हैं, जब हम हिंदी में बात करते हैं तो कई बार बेटा आपने सुना होगा कि लोग क्या करते हैं, लोग ना मुहावरे या कहावतें बोलते हैं, है ना। तो उससे पता चलता है कि उनकी ना उस भाषा को लेकर नॉलेज बड़ी अच्छी है। वैसे ही आज मैं आप लोगों को कुछ इंग्लिश के इडियम्स और फ्रेजेस बताने वाली हूँ जिसको आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बात करते हुए इस्तेमाल कर सकते हो। और जब आप इस्तेमाल करोगे ना तो बहुत ही क्या होगा, सामने वाले को बड़े ही अच्छे से लगेगा कि भाई ये जो इतनी अच्छे से इडियम्स बोल गया है, फ्रेजेस बोल गया है, यानी कि इसकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है। ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, हाँ जी दुर्गी, ये भी सही है। चलो, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से आज हम लोग जो है सीखने वाले हैं कुछ इडियम्स और कुछ फ्रेजेस जो आपकी इंग्लिश को और भी बेहतर कर देंगे। इन इडियम्स और फ्रेजेस का आज हम बेटा मीनिंग भी देखेंगे, मीनिंग के साथ ही साथ आज हम क्या करने वाले हैं,
उनको कैसे इस्तेमाल करा जाए, ठीक है, उनको यूज करना भी सीखेंगे। और फिर मेरी देखो पूरी आज की क्लास से जो मेरी उम्मीदें आपसे हैं वो उम्मीदें ये हैं कि आज जितने भी मुहावरे आप सीखोगे, जितनी भी कहावतें आप सीखोगे, उनका मतलब भी मैं बताऊंगी, उनका इस्तेमाल कैसे करें ये भी बताऊंगी। आप लोगों को केवल कुछ नहीं करना है, आप लोगों को उसे अपनी रियल लाइफ में इस्तेमाल करना है। जो भी कुछ यहाँ पर सीखते हो उसे इस्तेमाल करो, है ना। मैंने हमेशा बोला है कि बेटा अपनी टीचर पे इतना भरोसा करके चलो कि आपको कुछ नहीं करना है, जितना मैं बताऊं, जितना भी बता रहे हैं आपको उतना मानो बस हमारी बात। और ये प्रॉमिस फिर हमारी तरफ से कि आप इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। शुरू करें। ईडियम का मतलब क्या होता है बेटा? मुहावरे और कहावतें, इंग्लिश में ईडियम्स बोलते हैं, ईडियम नहीं होता है। कोई अगर ईडियम बोलता है गलत है, वो ईडियम बोलते हैं, ठीक है। शुरू करें भाई, तैयार हो तुम सारे के सारे गाइस? फाइन, चलो तो शुरू करते हैं इसी के साथ। और आज जो है ना हम 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे। कितने मैं ज्यादा नहीं लेकर आई हूँ, केवल 5 हैं, ठीक है। 5 नहीं 6, सॉरी 5 या 6, ऑलमोस्ट 5 6 5 6 इडियम्स पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ना, हमारे दिमाग में हम इतनी सारी चीजों को याद नहीं रख सकते हैं, थोड़ी सी चीजें याद रख सकते हैं। तो जितनी आप याद रख सकते हो ना उतनी ही मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, है नहीं। फिर थोड़ी सी चीजें याद रख सकते हैं, तो जितनी आप याद रख सकते हो ना उतनी ही मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, है नहीं। फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, इतना कुछ पढ़ाई करोगे तो दिमाग में बाकी चीजों के लिए भी जगह होनी चाहिए। तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जो है 5 या 6 मैं आपको मुहावरे बताने वाली हूँ। बस आप क्या करना, साथ ही साथ बेटा उसको लिखते रहिएगा, ठीक है, और फिर उसको याद रखिएगा ताकि आप अपनी रियल लाइफ में बोलते वक्त उसको इस्तेमाल कर सको। चलो तो अब शुरू करते हैं। बस शांति, ठीक है, बस बस हो गया शांति। तो अब शुरू करते हैं और आ जाते हैं हम हमारे पहले किस पर। पहले तो वीडियो देखते हैं। ये जो बच्चे ने हमें वीडियो भेजी थी ना, बड़ी प्यारी सी वीडियो भेजी है, ठीक है, इंट्रोडक्शन की। तो यार आप एक बार ना इस बच्ची का इंट्रोडक्शन देखिए, बहुत प्यारा सा इंट्रोडक्शन भेजा है इन्होंने, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो ये प्ले करेंगे एक बारी। हेलो, माय नेम इज। अच्छा एक सेकेंड बेटा, ये आपको शायद आवाज नहीं आएगी, एक बार ये आवाज वॉल्यूम फुल कर लेते हैं, इसकी वॉल्यूम फुल, ठीक है। एक बारी देख ले, तुम्हारा ही क्लासमेट है भाई, ये तुम्हारी ही क्लासमेट है, आप लोगों के साथ ही पढ़ती हैं, हमारी ही क्लास में है। और बहुत ही प्यारा सा इन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो भेजा है, तो हम लोग ये इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अप्रिशिएट करना तो बनता है। देखो कोई बच्चा अगर इतनी मेहनत कर रहा है ना, और जो बच्चा इस तरीके से मेहनत कर रहा है ना बेटा, वही बच्चा ना आगे जाके बहुत अच्छे से बोलना सीखेगा इंग्लिश में। तो आप लोग इसलिए आप लोग भी मेहनत करो, इसी तरीके से बोलो, ठीक है। जितना ज्यादा अपनी रोजाना की जिंदगी में इंग्लिश बोलोगे ना उतना ज्यादा आप लोग सीखोगे, ठीक है। तो एक बारी हम लोग ये देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, चलो। हेलो, माय नेम इज आयुषी। आई इज इन क्लास 10th। आई एम फ्रॉम बिहार। माय हॉबी इज प्लेइंग फुटबॉल। आई वांट टू बी अ डॉक्टर। आई लाइक टू बुक रीडिंग। थैंक यू। सी देखा, ज्यादा नहीं था, छोटा सा था, पर बेटा पूरा का पूरा इंग्लिश में था। तो बस इतना ही, इतनी ही हम लोग को भी कोशिश करनी है। क्या बताया? माय नेम इज आयुषी, आई एम फ्रॉम बिहार, आई लाइक बुक रीडिंग। बुक रीडिंग नहीं बेटा, रीडिंग बुक होता है, ठीक है। बुक रीडिंग एक आदत है, आपको पसंद है किताबों को पढ़ना, तो आप क्या बोलोगे? मुझे पसंद है किताबें पढ़ना, यानी कि आई लाइक रीडिंग बुक्स। तो इस तरीके से ज्यादा कुछ नहीं बोला, छोटा सा बोला, लेकिन क्या था, पूरा का पूरा इंग्लिश में था। तो बेटा ये छोटे छोटे जो कदम है ना, बेबी स्टेप्स, यही आपको आगे जाके एकदम बढ़िया बना देंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो यार एक बार अपन क्या करेंगे, एक बार ताली बजाएंगे आयुषी के लिए। वेरी वेल डन आयुषी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। कीप इट अप, ऐसे ही करते रहो, आप आगे जाके सीख जाओगे। चलो भाई एक बार जोरदार तालियां बजा दो यार तुम लोग सारे के सारे, फाइन, कमेंट सेक्शन में। हाँ जी, ठीक है ना। हमारा क्लासमेट है, हमारे साथ में पढ़ रहा है एक बच्चा, तो भाई अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो हम अच्छे क्लासमेट्स के तौर पे क्या करेंगे, हमारा उसको सराहना करना हमारे ना उसका फर्ज बनता है भाई, है कि नहीं। वेल डन आयुषी, देखो आस्था इज सो हैप्पी फॉर हर, तो वेरी गुड। अब शुरू करते हैं। पहला जो इडियम है बेटा वो ये है आपके लिए। देखो ये इडियम में क्या लिया, अच्छा ठीक है ये मत पढ़ो, पहले ये देखो ये फोटो क्या है। ऐसे भूतिया सा घर नहीं दिख रहा है, एकदम अंधेरे में, घर के अंदर लाइटें जल रही हैं, लेकिन एक व्यक्ति मुझे इस घर के अंदर नजर नहीं आ रहा है, एक भी इंसान इस घर के अंदर मुझे नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यों नजर नहीं आ रहा है? अरे वो हमें नहीं पता, लेकिन पता है जब किसी घर के अंदर कोई इंसान नहीं होता है ना, यानी कि मुहावरा है ये, हम बोलते हैं जब किसी बुद्धू इंसान के बारे में बात करते हैं तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं, यार वो पागल है, उसके ना ऊपर का माला खाली है,
ऐसे बोलते हैं ना, या वो तो पागल है, उसके ऊपर का माला खा लिया, पता नहीं क्या बोलता रहता है, ऐसे करके हम बोलते हैं ना, बोला होगा आप लोगों ने ऐसे बोलचाल की भाषा में। वैसे ही बेटा जब हम किसी को स्टूपिड, किसी बेवकूफ इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं ना कि यार ये तो बुद्धू है, ये तो बेवकूफ है, तब हम ये बोल सकते हैं कि द लाइट्स आर ऑन बट नोबडी इज होम। यानी कि दिमाग में ना ऊपर का माला खाली है, तो मतलब ये थोड़ी कि हमारे दिमाग में फ्लोर बने हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, किसी के दिमाग में फ्लोर तो नहीं बने हुए भाई, हमारे पास एक ही दिमाग है ना। लेकिन हम बोलते हैं ना ऐसे कि ऊपर का माला खाली है, तो ऐसा नहीं कि फ्लोर है, पर बोला जाता है। वैसे ही क्या बोलते हैं बेटा हम, वैसे ही हम एक मुहावरा है जो हम बोलते हैं कि द लाइट्स आर ऑन, बत्ती तो जल रही है पर अंदर कोई नहीं है, यानी कि अंदर से दिमाग खाली है। बुद्धू इंसान का वर्णन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस मुहावरे का। क्या करते हैं? मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्टूपिड पर्सन, एक बुद्धू इंसान का वर्णन करने के लिए हम बोलते हैं इस कहावत को कि द लाइट्स आर ऑन बट नोबडी इज होम। ठीक है, क्लियर है? आ गया सभी को समझ में? एक सेंटेंस देखो, शी रियली हैज नो क्लू, द लाइट्स आर ऑन बट नोबडी इज होम। अच्छा, हम किसी को ऐसे बुद्धू बना रहे हो तो हम बोलते हैं यार उसको पता भी नहीं लगा, है ना, कितना बुद्धू है, कितनी बुद्धू है, उसे बिल्कुल पता भी नहीं लगा। तो ऐसे हम बोलते हैं ना जब किसी के साथ प्रैंक करते हैं, अप्रैल फूल्स डे, आप लोग करते हो अप्रैल फूल्स, जाते हैं अप्रैल फूल बनाते हो, किसी को बुद्धू बनाया बोलते हैं ना। तो क्या कई बार हम किसी को जब पागल बनाते हैं तो हम बोलते हैं ना यार देखियो कितना बुद्धू है, इसे पता भी नहीं चला कि हमने इसे पागल बना दिया। तो ऐसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि शी हैज नो क्लू। क्लू का मतलब उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला, उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना। यानी कि हम बोलते हैं ना कि कितनी बुद्धू है, उसे बिल्कुल पता भी नहीं चला, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि शी हैज नो क्लू। तो बुद्धू बताने के लिए कि वो बुद्धू है उसकी जगह हम ये मुहावरा बोल सकते हैं कि द लाइट्स आर ऑन बट नोबडी इज होम। बत्ती तो जल रही है, अंदर कुछ नहीं है, घर पे कोई नहीं है, जैसे इस घर के अंदर। समझे? आया समझ में? हाँ जी। पता है जिस बच्चे का ध्यान केवल इस चीज पर है ना कि मैम हमसे बात कर रही है कि नहीं कर रही है, उस बच्चे को कैसे समझ में आएगा। लेकिन जो बच्चा यहाँ पर सीखने गया है, देखो निकिता है, खुशी है, स्नेहा है ना, ये सारे बच्चे, जागृति है, ये सारे बच्चे सीखने के लिए आए हैं। कैप्टन मार्वल हमेशा, जो बच्चा है ये हमेशा बैठता है क्लास में, सीख रहा होता है कुछ ना कुछ। तो बेटा इस चीज पर ध्यान ज्यादा मत लगाओ कि मैम हमारी बातों का रिप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही, इस चीज पर ज्यादा ध्यान लगाओ कि मैम जो पढ़ा रही है वो मेरे को कैसे काम आएगा। ठीक है बबलू, निखत, वेरी गुड बेटा, इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दो। तो अभी जो मैंने समझाया वो आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, मुस्कान, राज, वैष्णवी, सौरभ, वेरी गुड, सुभाष, बहुत बढ़िया। चलो ये होता है इसका मतलब। तो अगली बार अगर किसी बुद्धू व्यक्ति के बारे में बात करना हो ना, तो ये मत बोलना कि यू आर स्टूपिड या शी इज स्टूपिड, उसको बोल देना कि द लाइट्स आर ऑन बट नोबडी इज होम। बत्ती तो जल रही है, घर पे कोई नहीं, मतलब अंदर का माला खाली है। ठीक है, चलो ठीक है, लिख लो बेटा इसको साथ ही साथ। स्क्रीनशॉट लोगे तो स्क्रीनशॉट तो खींच नहीं पाओगे, तो ज्यादा बेहतर है लिख लो। लिखोगे तो कम से कम दिमाग में भी कुछ जाएगा, स्क्रीनशॉट लेते वक्त कुछ दिमाग में नहीं जाता। बेवकूफ कह लो, बुद्धू। स्टूपिड का मतलब क्या होता है? स्टूपिड का मतलब वही होता है ना जो बेवकूफ, बुद्धू, है ना, पागल, ऐसे तो बोलते हैं हम। तो बस उसी को, किसी ऐसे इंसान के बारे में बात करनी हो तो इस तरीके से कर सकते हो। देखो इज्जत, ऐसे भी लग रहा है जैसे कि बड़ी इज्जत कर रहे हैं, पर असलियत में आपने उसे स्टूपिड बोल दिया तो पता भी नहीं चलेगा। पढ़ने में कितना ज्यादा सही सा लग रहा है ना कि द लाइट्स आर ऑन बट नोबडी इज होम। सामने वाले को बोलोगे, वो सोचेगा यार पता नहीं किस बारे में बात कर रहा है, शायद किसी घर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन आपको पता होगा कि ये मुहावरे का असली मतलब क्या है। ठीक है, हाँ, तो इस चीज को लिख लेंगे साथ ही साथ। योर राइटिंग वेरी गुड कोमल। चलो नेक्स्ट मुहावरा जो हमारे लिए है, जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो है टू पिग आउट। अच्छा, पिग क्या होते हैं? पिग एनिमल होता है, सुअर, है ना, है कि नहीं? पिग को हम क्या बोलते हैं? पिगी, पिगी बैंक, सुना है? सुअर को पिग बोलते हैं, हिंदी में अपन सुअर ही बोलते हैं उसको, है कि नहीं? पिग आउट, टू पिग आउट का मतलब पता है क्या होता है? अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि सुअर को खुले में छोड़ दिया, वो बाहर घूम रहा है, नहीं नहीं नहीं। मुहावरे की खास बात यही होती है बेटा कि मुहावरा जैसा होता है ना, उसका असलियत में मतलब वैसा नहीं होता। अगर मैं बोल रही हूँ कि चारों उंगलियां घी में, इसका मतलब सच्ची में ऐसा नहीं है कि मैं अपनी उंगली घी में डाल के बैठी हुई हूँ। ठीक है, तो जो मुहावरा होता है ना, उसका पूरा का पूरा वैसा मतलब नहीं होता है, एकदम सेम टू सेम जैसा लिखा है, उसका अर्थ और गहराई में होता है। तो यहाँ पर अगर टू पिग आउट लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुअर जो है वो बाहर टहलने निकल गया है। इसका मतलब है आप ना इतना सारा खाना जो है वो एक साथ जल्दी जल्दी खा रहे हो। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो, यहाँ दिख रहा है एक बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, टमेटोज है, पिज्जा है, कितना सारा खाना है यहाँ पर। और ये इंसान का मुंह है, वो इतनी जल्दी जल्दी सारा खाना अपने पेट में भर रहा है ना, जल्दी जल्दी खा रहा है और खूब सारा खा रहा है। तो अगर कोई इंसान जब जल्दी जल्दी खाता है और खूब सारा खाता है तो हम ऐसे ये भी बोल सकते हैं कि ही इज पिगिंग आउट। ठीक है, पिग आउट का मतलब जल्दी जल्दी खाना और बहुत सारा खा लेना। वेरी गुड। देखो, टू ईट क्विकली है ना, एंड टू ईट अ लॉट वेरी क्विकली, बहुत ज्यादा खाना और जल्दी जल्दी खाना। अब सोचो कि हम लोग जब खूब मेहनत करके आते हैं, अच्छा कोई फास्ट रखता होगा, किसी का व्रत होता होगा, है ना, अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं, तो आप लोग रखता है, कोई किसी बच्चे ने रखा है, कोई बच्चा रखा हो, कोई किसी ने व्रत रखा हो, तो क्या होता है पूरे दिन व्रत रखने के बाद, या फिर रमजान का जब महीना होता है तो लोग रखते हैं ना, फास्ट करते हैं पूरे एक महीने के लिए, तो उसमें क्या होता है पूरे दिन व्रत रखने के बाद रात को तो हालत खराब हो जाती है, और जैसे ही व्रत टूटता है तब तो भाई इतना सारा खाना जल्दी खाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि भूख लगी थी जोरों की, है ना। तो बस उसी चीज को हम बोलते हैं टू पिग आउट। ठीक है, वेरी गुड खुशी, बहुत ही बढ़िया भाई, परसों था, हाँ, तो समझ रहे हो आप, वही होता है पिक आउट। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, आफ्टर द मैराथन द रनर्स पिक्ड आउट एट डिनर बुफे। अच्छा, बुफे का मतलब जानते हो बेटा, मैंने आपको याद है पिछली वाली क्लास में बुफे का मतलब बताया था। बुफे का मतलब क्या होता है? पहली बात तो इसे बुफेट नहीं बोलते, बुफेट नहीं होता है, टी की साउंड, ये जो ट है, ट की ध्वनि नहीं निकलती, इससे बोलते हैं बुफे। शादी में जाते हो, सभी लोग गए होंगे, जन्माष्टमी को रखते हैं फास्ट। अरे वाह अंजलि, चलो वैसे तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग ना भी रखो तो भी चलेगा, भगवान बच्चे को कुछ नहीं कहते हैं, तो फास्ट नहीं भी रखो तो भी चलेगा। हाँ जी, बम्पर सिस्टम क्या होता है? बुफे। शादी में गए हैं, शादी में सब गए होंगे, अब ये झूठ मत बोलना कोई भी कि मैम हम नहीं गए, सब जाते हैं शादी में, जाते हो ना, गए होगे जिंदगी में कभी ना कभी शादी में गए होंगे। शादी में ऐसे खाना लाइन से लगा होता है ना, अपनी मर्जी से जाओ, प्लेट उठा के जो खाना है, जितना खाना है डाल लो, होता है ना, उसे बुफे फे बोलते हैं, टी की ध्वनि नहीं आती। गुड, अंकित कुमार ने देखो जैसे लिखा है हिंदी में बुफे, बेटा ठीक है। तो बुफे वो होता है, वो जब खाना कतार में ऐसे लगा होता है और आप अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना जो चाहे वो खा लो। तो यहाँ पर बोल रहे मैराथन क्या होती है? लंबी सी रेस, 10-10 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर, 15-15, 50-50 किलोमीटर लंबी जो रेस होती है ना, उसको मैराथन बोलते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि रनर्स जो थे, जो दौड़ने वाले व्यक्ति थे, वो खूब लंबी मैराथन मतलब कि खूब लंबी रेस में दौड़ कर आए, हालत हो गई खराब, फिर रात को बुफे में उन्होंने क्या करा? पिक आउट, मतलब कि क्या किया? खूब सारा खाना खाया और जल्दी जल्दी खाया, थक गए थे ना बेचारे मैराथन में दौड़कर। आया समझ में अब बेटा पिक आउट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, भूमि सिंह मैम, मैं कभी नहीं जाती शादी में नहीं जाते हो, पर कभी ना कभी जरूर एक ना एक बार पहले जिंदगी में कभी ना कभी गए होगे, तो आपने देखा होगा बेटा शादी में बुफे सिस्टम होता है, वहां पे कोई हमें लिमिटेड अमाउंट नहीं देता कि एक कटोरी ही मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा, वहां पे आप जितना चाहो जैसे चाहो खा सकते हो, है ना, उसी को बोलते हैं हम बुफे सिस्टम। ठीक है, तो अब यहाँ पे यस मैम, अब समझ में आ गया। देखो स्नेहा इज सेइंग यस मैम, अब समझ में आ गया। तो जब ध्यान दोगे ना थोड़ा सा तो सब समझ में आएगा। तो अगली बार जब भी आप लोग देखो कि कोई इंसान बहुत सारा खाना खा रहा है और जल्दी जल्दी खा रहा है, तो आप इस मुहावरे का इस्तेमाल कर सकते हो कि ही इज पिगिंग आउट, वो बहुत जल्दी क्या कर रहा है? पिग आउट कर रहा है, यानी कि बहुत जल्दी और खूब सारा खाना खा रहा है। ठीक है, कूल है। लकी को भी आ गया, श्यामल, सुभाष, अंजलि, वेरी वेल डन। चलो आ गया समझ में। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा वाला हो गया है और दूसरा वाला हो गया है, तीसरे वाले पे आ जाते हैं। KFC गए हो कभी? कौन कौन गया है KFC? मैकडोनल्ड्स, KFC, डोमिनोज, इन सब कंपनियों के नाम सुने हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड है ये। हाँ जी, सुना है किसी ने? KFC का बर्गर खाया है किसी ने आप में से? मुझे बता दो किस किसने खाया है। मैंने खाया है, सी है ना, टेस्टी, अलग ही टेस्टी लगता है। देखो माला कह रही है, मंतशा इज सेइंग यस मैम, निकिता ने भी खाया, आस्था ने नहीं खाया है, छब्बी ब्रो ने भी नहीं खाया है, बप्पा, दित्या, कोमल, हाँ मैकडोनल्ड्स सुना होगा, मैकडोनल्ड्स, KFC, बर्गर किंग, आजकल बड़े बड़े सारी ब्रांड आ गई है, डोमिनोज, पिज्जा हट, पता नहीं क्या क्या। KFC का ना टैगलाइन है, जैसे क्या होता है, हम कोई भी जो ब्रांड होती है बेटा, कोई भी जो कंपनी होती है वो अपना टैगलाइन लिखते हैं। अच्छा, डाउटनेट की टैगलाइन क्या है? पढ़ना हुआ आसान, यही है ना, लिखा होगा पीछे, लिखा होगा मेरे ख्याल से पीछे डाउटनेट की टी शर्ट पे। क्या है डाउटनेट की टैगलाइन? क्या है? डाउटनेट, पढ़ना हुआ आसान। वैसे ही ना हर कंपनी का क्या होता है बेटा, उसका ना एक टैगलाइन होता है। तो KFC का टैगलाइन पता है क्या है? इट्स फिंगर लिकिंग गुड। KFC
KFC जब भी अपना कोई सामान बेचती है ना तो वो कहती है कि हमारे यहाँ का आके बर्गर या चिकन या जो भी है हमारे आके खाना खाओ, इट्स फिंगर लिकिंग गुड। असलियत में पता है क्या है, ये जो इन्होंने अपनी टैगलाइन बना रखी है ना बेटा, ये एक मुहावरा है। इन्होंने एक मुहावरे को उठाकर अपनी टैगलाइन बना लिया, और इस मुहावरे का पता है मतलब क्या होता है कि भाई इतना टेस्टी है कि तुम उंगलियां चाटते रह जाओगे। ठीक है, इतना टेस्टी है कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। फिंगर्स क्या होती हैं? ये हमारी उंगलियां। ठीक है, वी हैव 10 फिंगर्स। 10 फिंगर्स हैं? नहीं, एक्चुअली हमारे पास पता है कितनी फिंगर्स हैं? हमारे पास 8 फिंगर्स एंड 2 थम्स। ये फिंगर में काउंट नहीं होता, एक्स्ट्रा नॉलेज। वैसे तो जानते हैं हमारे पास कितनी फिंगर्स हैं? हमारे पास 8 फिंगर्स होती हैं। वैसे ना लोग गलत बोलते हैं कि वी हैव 10 फिंगर्स। 10 फिंगर्स नहीं होती हमारे पास 8 फिंगर्स एंड 2 थम्स होते हैं। ये अलग है, ये थम होता है, ये अंगूठा। उंगलियां तो ये है। ठीक है, चलो किसी को नहीं पता होगा ना आगे जाके बोलना, उससे पूछना, जब वो गलत जवाब देगा फिर उनको जाके बताना कि स्टूपिड, दीज आर कॉल्ड फिंगर्स, दिस इज थंब। हाँ, तो फिंगर लिकिंग गुड मतलब लिकिंग मतलब चाटना, मतलब उंगलियां चाटते रह जाओगे, इतना स्वादिष्ट खाना है। तो बेटा ये मुहावरा है। जब आपको कोई चीज बहुत टेस्टी लगती है, भाई मतलब एकदम ही क्या बताएं, मजा आ गया खाकर, जब ऐसा लगता है ना तो अब आप क्या कह सकते हो? तब आप बोल सकते हो कि यार इट इज फिंगर लिकिंग गुड। तो इतना टेस्टी है कि मजा आ गया खाकर। ठीक है, जब कोई चीज एक्सट्रीमली टेस्टी, अत्यधिक स्वादिष्ट हो, कोई बहुत ही स्वादिष्ट, तब आप ये बोल सकते हो कि इट इज फिंगर लिकिंग गुड। देखो, माय मॉम मेक्स द बेस्ट, क्या बोले, द बेस्ट फूड, माय मॉम मेक्स द बेस्ट फूड, इट्स फिंगर लिकिंग गुड। मैं तो कह रही हूँ एवरीबडीज मॉम मेक्स द बेस्ट फूड, है ना? हर एक किसी की मम्मी सबसे अच्छा खाना बनाती होंगी। तो आप लोग ना अपनी मम्मी को जाके एक कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, जाके उनकी तारीफ कर सकते हो। मम्मी कितनी खुश हो जाएगी। जाके बोलना, मम्मी आज आपने इतना अच्छा खाना बनाया, इट इज फिंगर लिकिंग गुड। फिर जब वो पूछे कि बेटा इसका मतलब क्या होता है, तो बताना कि मम्मी इसका मतलब ये एक मुहावरा है। क्या है? इंग्लिश का मुहावरा है कि खाना जब बहुत टेस्टी होता है ना, कि मतलब आप उंगलियां चाटते रह जाओ, तब हम बोलते हैं कि इट इज फिंगर लिकिंग गुड। देखना मम्मी इतनी खुश हो जाएगी ना, ऐसे खूब प्यार करेगी फिर। तो ये ऐसे आप लोग डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो पायल भी बोल रही है यस मैम, या ठीक है, प्रीति। तो आज क्या करना है, बस अभी जाकर ना अपनी मम्मी को जो भी खाना बनाया, चाहे मम्मी ने टिंडा बनाया हो, चाहे मम्मी ने बैंगन बनाया हो, पसंद है नहीं है, जाके बोल देना। देखना मम्मी भी खुश होगी और आपने एक नई चीज सीखी है। इसी बहाने आपको इस चीज का इस्तेमाल करने को भी मिल जाएगा। ठीक है, बोलते हो ना आप लोग कि मैम हम इतनी इंग्लिश सीख लेते हैं पर हम इसे कहाँ इस्तेमाल करें? ऐसे ही इस्तेमाल करनी होती है भाई। देखो, खुद सीख रहे हो, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो इस्तेमाल करने के बहाने किसी और को सिखा दो बेटा। ठीक है, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर आप कुछ सीख रहे हो और आपको लगता है कि मैं इसे कहाँ इस्तेमाल करूँ, तो दूसरों को सिखा दो ना। दूसरों को जब सिखाओगे तो आप ना उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, चाहे करेला बनाओ घर पे, आज जाके मम्मी को क्या करना है, मम्मी को ये बोलना है कि मम्मी दिस इज फिंगर लिकिंग गुड। अब जो भी सब्जी उन्होंने बनाई है, जो भी खाना बनाया है, खिचड़ी बनी है, जाके बोलना इट इज फिंगर लिकिंग गुड। और जब उन्हें ना समझ में आए तो आप उनको समझा देना बेशक, तो इस बहाने इस्तेमाल भी कर लोगे। ठीक है, और देखो मम्मी को भी कई नई चीज सीखने को मिल जाएगी और मम्मी को अच्छा भी लगेगा सुनकर। ठीक है, चलो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सही कहा है। तो ये समझ में आ गया बेटा, इट्स फिंगर लिकिंग गुड। ये KFC आपने देखा होगा, ऐड भी आती है इसकी बहुत सारी, तो ऐड में भी ना वो बोलते हैं कि इट्स फिंगर लिकिंग गुड। तो ये फिंगर लिकिंग गुड का मतलब होता ही है कि इतना अच्छा है ना, इतना गुड है कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। ठीक है, ठीक है, हाँ जयराम, गुड बेटा। अब आगे ना समझ में, दीदी सिंह, यस मैम अब समझ में आ गया। चलिए ठीक है। वैसे पता है आज ना मैंने एक क्लास में बच्चों को बताया कि अलग अलग इंडियन डिशेस के हिंदी में क्या नाम होता है। अगर तुम चाहते हो तो ना अगली क्लास में मैं आप लोगों के लिए वो लेकर आ सकती हूँ। डू यू गाइस वांट इट? आप लोग चाहते हो अगली क्लास में आप लोगों को वही चीज पढ़ाऊं? हम लोगों ने अभी आज की क्लास में किया, बड़ा ही मजेदार सेशन था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि अलग अलग जो हमारी हिंदी के जो हम लोग भारतीय खाना है ना, जैसे हम लोग खाते गोलगप्पे और चटर पटर खाते रहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोचा है कभी आप लोगों ने? तो अगली क्लास में सिखाएंगे। चलो, तो ये 3 चीजें समझ में आ गई बेटा, 3 मुहावरे समझ में आ गए आप लोगों को। पहला वाला क्या था, जब हमें कोई इंसान बुद्धू हो और हम उसको मुंह पे तो बुद्धू बोल नहीं सकते, वरना तो फिर भाई नाराज हो जाएगा। कैसे बोले? मुहावरे के तरीके से बोल दो कि द लाइट्स आर ऑन बट नोबडी इज होम। ठीक है, फिर दूसरा वाला क्या था, जब कोई इंसान बहुत जल्दी और बहुत सारा खाना खा रहा है, तब आप बोल सकते हो कि पिग आउट, ही इज पिगिंग आउट। ठीक है, माय ब्रदर पिग्स आउट। ऐसे करके आप बोल सकते हो कि भाई तो बहुत सारा खाना बड़ी जल्दी खा रहा है। ठीक है, राधिका मैम कहीं काम से गई हुई है बेटा, वो अभी नहीं आएंगी।
ठीक है, मतलब आगे आएंगी, आज नहीं आएंगी, वो उनको कुछ काम है तो इसलिए वो पिछली बार भी नहीं आ पाई थी, काफी टाइम से वो क्लास नहीं ले पा रही है किसी काम की वजह से। मैं हूँ यहाँ पर संभालने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लो अभी। चलो, और फिंगर लेकिन गुड तो आप समझ गए, ये होमवर्क है तुम्हारा, घर जाके सबको अपनी मम्मी को बोलना है, ठीक है। वीडियो बना लेना अगर बनाना चाहते हो तो चुपचाप, मम्मी का रिएक्शन भी पता चल जाएगा, मम्मी खुश भी हो जाएगी, ठीक है। वीडियो बना लेना कि जो भी खाना बनाया हो ना, ऐसे खाते हुए वीडियो बना लेना, खाना खाते हुए, और मम्मी को बोलना मम्मी इधर आओ, आपने जो भी बनाया ना इट इज फिंगर लिकिंग गुड, है ना। वॉट एवर यू हैव मेड, जो भी बनाया हो, अगर कोई खिचड़ी हो तो बोल देना मम्मी दिस खिचड़ी इज फिंगर लिकिंग गुड, ठीक है। तो इस्तेमाल का इस्तेमाल, और मम्मी खुश तो मम्मी खुश। चलो आगे बेटा, फिंगर लिकिंग गुड का मतलब समझ में, ये होमवर्क है, करना सब करेंगे, ठीक है। शाबाशी, और मेरी मम्मी और खुश हो जाएगी। चौथा वर्ड जो है, चौथा मुहावरा जो है वो है हैव या फिर गेट योर डक्स इन अ रो। डक क्या होती है? मॉम इज शॉक्ड, बता देना उनको, नहीं समझ में आए तो मम्मी को समझा भी देना। डक्स क्या होती है भाई? डक्स आप लोगों ने सुना है ना, डक्स क्या होती है? बतख है ना, ये बतख क्वैक क्वैक, क्या है ये? बतख है, हाँ। तो देखो, अच्छा आप लोगों को ये जानना है खिचड़ी को, अरे मैं बताऊं अगली क्लास में बताएंगे, अब थोड़ा सा सस्पेंस तो रहने दो, सब कुछ आज ही बता दूं, थोड़ा सा सस्पेंस रहने दो। नहीं डांटेंगी मम्मी, बता देना मम्मी को, क्यों डांटेंगी? खाना बना रही है इतनी मेहनत से आपकी मम्मी, और फिर वो ये अगर आप खाने की तारीफ करोगे तो मम्मी क्यों डांटेगी? कुछ नहीं डांटेंगी, ठीक है। चलो हाँ, तो बेटा क्या है योर डक्स इन अ रो? इसका मतलब होता है, सच में मैं अपनी बतखों को पकड़ पकड़ के ऐसे लाइन में नहीं लगा रही हूँ, इसका मतलब है कि अपने काम को ना अरेंज कर लेना, ऑर्गेनाइज कर लेना। जो काम बिखरा रहता है ना, आधा कर लिया, परसों करेंगे, पेपर आने वाले, पढ़ाई करी कि नहीं करी, ये जो काम बिखरा रहता है ना, उस काम को सही तरीके से अरेंज कर लेना, हर एक चीज को सही ऑर्डर में लगाना, ऑर्गेनाइज कर लेना, उसको हम कहते हैं कि गेट योर डक्स इन अ रो, कि आपने सब कुछ कतार में लगा लिया, अच्छे से ऑर्गेनाइज। वेरी गुड जयराम, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि सोचो, अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एग्जाम्पल के तौर पे सोचो कि गर्मियों की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी आने वाली है, चलो है ना, सर्दियों की छुट्टी आने वाली है, किसी किसी के मम्मी पापा सर्दियों की छुट्टियों में घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, कहीं बाहर लेकर जाते हैं। अब तो कोरोना आ गया तो अब तो जा नहीं सकते, पर पहले लेकर जाते होंगे, लेकर जाता है आप में से किसी के मम्मी पापा लेकर जाते हैं बाहर घुमाने के लिए कि चलो भाई बेटा छुट्टियां आ गई हैं, घूम के आते कहीं। निशी के मम्मी पापा लेकर जाते हैं, अरे वाह मनाली, क्या बात है, चलो ठीक है, लेकर जाते हैं ना। तो क्या होता है, सबसे पहले मम्मी पापा ये नहीं कहते कि देखो घूमने तभी जाएंगे जब पहले तुम्हारा हॉलीडे होमवर्क खत्म हो जाएगा, होता है ना, कहते हैं ना कि भाई देखो घूमने ना तभी लेकर जाऊंगा, पहले अपना हॉलीडे होमवर्क पूरा खत्म कर लो, तभी जाएंगे नानी के घर, या तभी जाएंगे दादी के घर, या तभी जाएंगे घूमने के लिए, होता है ना। वरना क्या होता है, काम फैला पड़ा रहता है, भाई होमवर्क करा तो करा, वरना घूम घाम के आए हैं, फिर एकदम जल्दबाजी मच गई है कि जल्दी जल्दी से होमवर्क कंप्लीट करो, स्कूल खुलने वाले हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है, होता है ना, परेशानी होती है। तो मेरे पापा तो जब भी मुझे बचपन में घुमाने के लिए लेकर जाते थे, वो यही कहते थे कि देखो बेटा सबसे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, ताकि बाद में भगदड़ ना मचे, बाद में जल्दी जल्दी ना करना पड़े सब, तो पहले होमवर्क खत्म कर लो फिर हम घूमने चलेंगे, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, ये उनके कहने का तरीका है कि अपना काम ना पहले सारा समेट लो, ये जो फैला पड़ा है ना, काम करा है तो करा है, नहीं करा है तो नहीं करा है ना। तो उसकी जगह ये भी कहा जा सकता है कि गेट योर डक्स इन अ रो एंड देन वील गो ऑन अ वेकेशन, ठीक है। कि गेट योर डक्स इन अ रो का मतलब ही ये है कि अपना काम पहले निपटा लो, तुम अच्छे से अरेंज कर लो, ऑर्गेनाइज कर लो, ठीक है। अब ध्यान जो है बच्चों का जा चुका है मनाली और नैनीताल, भाई इधर आ जाओ, वापस आ जाओ, घूम आए हम सबके सबने, इमेजिनेशन में हमने सबने घूम लिया है, वापस आ जाओ बच्चों रियलिटी में। हाँ जी, अभी अस्तित्व में अभी हम लोग यहाँ क्लास में है, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मनाली नहीं है, कोई नैनीताल में नहीं है, चलो। हाँ, अब यहाँ पे थे हम लोग बतखों पे, और असलियत में बतख की बात नहीं हो रही थी, ये तो कहने का तरीका है कि गेट योर डक्स इन अ रो, असलियत में इसका मतलब है कि अपना काम ना पहले निपटा लो, समेट लो, उसको अच्छे से खत्म कर लो, ऑर्गेनाइज कर लो काम, तब ठीक है, गेट एवरीथिंग ऑर्गेनाइज। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर बेटा, I'll get my ducks in a row before going on vacation। अब ये कह रहे हैं कि भाई I will get my ducks in a row before going on a vacation। वेकेशन होता है छुट्टियां, तो कह रहे हैं कि मैं छुट्टियों पे जाने से पहले अपना सारा काम ऑर्गेनाइज कर लूंगा। क्या कर लूंगा? छुट्टियों पे जाने से पहले मैं अपना सारा काम ऑर्गेनाइज कर लूंगा, ठीक है। आई डोंट वांट माय ऑफिस मेट्स थिंकिंग आई एम लाउजी एट माय जॉब, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑफिस के जो लोग हैं वो ये सोचे कि मैं लाउजी, मतलब कि होता है जो बंदा अपने काम को सीरियसली नहीं लेता, क्या बोलते हैं हम उसे हिंदी में, क्या बोलते हैं उस व्यक्ति को जो अपना, अच्छा तुम लोग मुझे हेल्प करो प्लीज, उस इंसान को क्या बोलते हैं जो अपना काम सीरियसली नहीं लेता, जो काम कल पे टाल देता है? आलसी कह सकते हो आप,
आलसी कहा जा सकता है उस व्यक्ति को। ठीक है बेटा, हाँ जी गुंजन। लाउजी का मतलब होता है वो इंसान जो अपना काम सीरियसली नहीं करता। ठीक है, एकदम लेजी सा इंसान कि आज क्या करना कल करेंगे उसको आलसी। कामचोर, अरे हाँ थैंक यू कोमल, कामचोर, कामचोर बोलेंगे। ठीक है, नहीं डक के अलावा नहीं बोल सकते। अच्छा एक बात बताओ, यही तो कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना। कभी तुमने ये सुना है कि कबूतर के आगे बीन बजाना या फिर कुत्ते के आगे बीन बजाना? मुहावरा क्या है बेटा? भैंस के आगे बीन बजाना। हम लोग क्या बोलते हैं, चारों उंगली घी में। कभी ये तो नहीं कहते ना चारों उंगलियां तेल में, चारों उंगलियां क्या कहते हैं आइसक्रीम में, ऐसा कुछ तो नहीं बोलते। तो मुहावरा जो है वो ऐसा ही है कि गेट योर डक्स इन अ रो। तो डक को ही रो में लगाना है, और डक्स इन अ रो का मतलब है काम ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, कि अपना काम ऑर्गेनाइज करके रखो। अब कल को क्या हो जाए, कल को आप लोगों के आ जाए एग्जाम्स, है ना, और मैं पढ़ाने की जगह मैं घूमने निकल जाऊं, तो ये तो गलत होगा ना, है ना। ये तो क्या होगा, ये तो गलत होगा ना कि मैंने अपनी जिम्मेदारी से भाग गई। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई मैं अपनी छुट्टियों पे जाने से पहले अपना काम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लूंगा, ताकि कल को कोई ये ना सोचे कि मैं कामचोर हूं। ये कहना चाह रहे। तो बेटा ये जो मुहावरे का इस्तेमाल किया ना, इस मुहावरे का इस्तेमाल करने का मतलब ये था कि अपना काम समेट लेना, उसे ऑर्गेनाइज कर लेना। ठीक है, हाँ लापरवाह, कामचोर, लाउजी का मतलब यही है कि मैं अपनी काम में लापरवाह हूं या कामचोर हूं या लेजी हूं। ठीक है, आ गया सबको समझ में? क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? सी रुखसार सिंह, यस मैम समझ में आ गया है। सबको समझ में आ गया तो एक बार ऐसे थम्स अप दिखाओ जल्दी जल्दी से, मुझे पता चल जाए कोई बच्चा पीछे तो नहीं रह गया है कि मैम मेरे को अभी नहीं समझ में आया, मेरे को भी प्लीज एक बार रिपीट। इजी है, देखो इजी है ना। राज, दीप्ति, शितेंद्र, खुर्शीद आलम, भागवत, अंशु, स्नेहा, चलो सब बोल रहे हैं कि मैम समझ में आ गया। अनरिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल होता है, अनरिस्पॉन्सिबल जैसा कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में। इररिस्पॉन्सिबल ये एक ट्रिक है, वैसे आपको पता है, बताऊं कि नहीं बताऊं? एक ट्रिक है। आर ई से शुरू होने वाले शब्दों का जो विलोम होता है अधिकतर IR से शुरू होता है। अधिकतर शब्द सुनना मेरे ध्यान से, अधिकतर बोला मैंने, हमेशा नहीं बोला, अधिकतर। तो रेगुलर RE से शुरू होता है ना, रेगुलर, तो इसका विलोम इररेगुलर होता है। तो रिस्पॉन्सिबल का विलोम RE से शुरू होता है ना, रिस्पॉन्सिबल का विलोम इररिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक ट्रिक है जो मैं ज्यादातर किसी को बताती नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे को एग्जाम में बड़ा हेल्प करता था, बट ठीक है यार, तुम लोग तो मेरे स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को तो बताया जा सकता है। तो ये अधिकतर बेटा आप कह सकते हो 60 से 70% शब्दों में ये वाला ट्रिक लगती है। इसे ये एंटोनिम्स की ट्रिक है, हम लोग लर्न करते हैं ना, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स लर्न करते हैं ना हम लोग। हाँ, तो ये वही वाली ट्रिक है। ठीक है, अधिकतर शब्दों में ये इस्तेमाल होती है। आप कोई सा भी देख लो, रेगुलर का इररेगुलर होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल का इररिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये ट्रिक है एक, जो मैंने अपने बचपन में क्रैक करी थी, खूब सोचा था तब जाके समझ में आई थी। तो फिर मैंने सोचा किसी को नहीं बताएंगे, पर यार आप लोग तो स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को तो बनता है, एग्जाम में हेल्प करेगा। सभी शब्दों में नहीं है, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, कहीं फिर तुम बाद में बोलो यार मैम तो गलत पढ़ा के चली गई। गलत नहीं बेटा, सभी शब्दों में नहीं, पर 60% शब्दों में ये ट्रिक लगती है। ठीक है, RE से शुरू होने वाले शब्दों का विलोम IR से शुरू होता है। ठीक है, चलो एक्स्ट्रा चीज भी सीखने को मिल रही है। 5वें शब्द पे आ जाए, 5th वाले वर्ड पे आ जाए। ठीक है, चलो ऐसा क्यों होता है, ये ट्रिक है, ट्रिक ऐसी होती है। अच्छा तुमने कभी सुना मन घड़क कहानियां बनाना? जब हम लोग को ना, हम जब फंस जाते किसी चीज में तो मन घड़क कहानियां बनाने लग जाते हैं। अंट शंट, यार मैं ना मतलब मैम कल, अच्छा मैं बोलूं बेटा होमवर्क करके आए हो, कल आपका एग्जाम है ना, तो होमवर्क करके आए हो या नहीं आए, या फिर कल छुट्टी क्यों मार ली, कल तो टेस्ट था। तो बच्चे मन घड़क, मैम हम ना स्कूल आ ही रहे थे, अचानक क्या हुआ मैम, एकदम से एक्सीडेंट हो गया, और फिर एक्सीडेंट हो गया मैम, मेरे चोट भी लग गई थी, पर फिर एकदम से ऐसे हो गया, आग लग गई मैम, हमें ये हो गया वो हो गया। मन घड़क कहानियां बनाते हैं, झूठी कहानियां, बहाने मारना। इंग्लिश में उसे बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। क्या बोलते हैं? कॉक एंड बुल स्टोरी। समझे? ये जो मन घड़क कहानियां, ये जो बहाने मारते हैं ना, उसे कॉक एंड बुल स्टोरी बोलते हैं। देखो, अ स्टोरी दैट इज अनलाइकली टू बी ट्रू, एक ऐसी कहानी जो कि सच नहीं होती। मन घड़क कहानियां क्या होती है, वो तो आप ना अपने मन से कुछ भी बना देते हो, पर उसमें सच्चाई थोड़ी होती है, सच थोड़ी होती है। वो जो बहाने हम मारते हैं, वो अपने मन से हम कुछ भी बना देते हैं, पर वो सच थोड़ी होते हैं। तो उसको हम, मन घड़क कहानियों को हम कॉक एंड बुल स्टोरी बोलते हैं। आया समझ में? माही साहिस्ता, हाँ एक्सक्यूजेज, मन घड़क का बेटा। पर मुहावरे में हम कॉक एंड बुल स्टोरी, कुक का मतलब बनाना, कॉक मीन्स आपका मुर्गा, बुल मीन्स आपका बैल, दिख रहा है यहाँ पे मुर्गा और बैल, है ना। तो सच में कोई मुर्गे और बैल की कहानी नहीं है कि एक मुर्गा था, उड़ रहा था, बैल आया, नहीं नहीं नहीं,
ठीक है, किस चीज की कहानी है? और पहली बात तो मुर्गी और उड़ती नहीं है। किस चीज की कहानी है? ये है इमेजिनरी स्टोरी। आप एक ऐसी कहानी जो सच नहीं होती, जो हम ऐਵੇਂ सुना देते हैं। अब सोचो कि मैं आज मैं टेस्ट ले लूं सबका, आधे बच्चे तो टेस्ट के दिन स्कूल जाते ही नहीं है, तो क्या होता है फिर अगले दिन जब टीचर पूछते हैं हाँ भाई चिंटू क्यों नहीं आए थे स्कूल, तो क्या बोलते हैं? मैम वो ना इतनी जोर से तबीयत खराब हो गई थी कि मैम मेरे को चक्कर भी आने लग गए थे, और फिर मैम ये भी हो गया था, मैम मैं तो गिरने ही वाला था। ये क्या है? ये क्या है? ये कहानी सच नहीं है, तो बहाने मारे जा रहे हैं। ये क्या कहानी है? मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो। थैंक यू सादिया। ठीक है, तो ये कॉक एंड बुल स्टोरी है, समझे? निखत रंजय कुमार, आया समझ में? क्लियर हुआ? बताओ भाई। देखो एग्जाम्पल दिखा देते एक। चलो डैना एक लड़की का नाम है समझो, ठीक है। डैना डिडंट शो अप अगेन टुडे, मतलब कि डैना आज फिर नहीं आई। शो अप का मतलब होता है आना, ठीक है, प्रेजेंट होना। शो अप का मतलब है बेटा प्रेजेंट होना। तो डैना डिड नॉट शो अप अगेन टुडे, यानी कि डैना आज फिर नहीं आई। शी गेव अस सम कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट फॉलिंग डाउन द स्टेयर्स एंड हर्टिंग हर पिंकी फिंगर। वो बोल रहे हैं उसने, शी गेव अस, उसने हमें दे दी एक कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट फॉलिंग डाउन द स्टेयर्स। उसने हमें क्या कहानी पकड़ा दी? उसने हमें एक ऐसी कहानी पकड़ा दी जो कि मन घड़क थी कि वो भाई सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसकी पिंकी फिंगर में चोट लग गई। अब पिंकी फिंगर क्या होता है? ये वाली फिंगर, छोटी उंगली को पिंकी फिंगर बोलते हैं। हाँ ठीक है, दिस फिंगर, दिस स्मॉल वन, छोटी वाली उंगली को पिंकी फिंगर बोलते हैं। ऐसे पिंकी प्रॉमिस भी होता है ना, प्रॉमिस नहीं मेरे को झूठ नहीं बोलोगे, दैट पिंकी फिंगर। क्लियर? तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अब यहाँ बोला जा रहा है कि डैना जो थी आज फिर नहीं आई है और उसने हमें ना कोई मनगढ़ंत कहानी सुना दी है, बहाना मार दिया, झूठी कहानी हमको सुना दी है कि वो सीढ़ियों से गिर गई और उसकी छोटी वाली उंगली में चोट लग गई है। तो यहाँ पर बेटा ये जो मुहावरे का इस्तेमाल किया है वो इस तरीके से किया है कि वो एक बहाने की बात करना चाह रहे हैं कि उस लड़की ने बहाना दिया, तो उसने क्या कर दिया? उसने कॉक एंड बुल स्टोरी दे दी। तो अगर कोई आपको कभी कोई बहाना सुनाए, कोई ऐसी कहानी सुनाए जो झूठी हो, तो आप बोल सकते हो कि यार ही इज टेलिंग कॉक एंड बुल स्टोरीज, या फिर ही इज नरेटिंग अ कॉक एंड बुल स्टोरी, कुछ भी ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, बहाने वाली कहानियों को, झूठी कहानियों को अपन ये बोलते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? सोनम पांडे, अरे भाई अगर मैं रिप्लाई देने बैठ जाऊं सभी बच्चों को तो मेरे को 3-4 दिन लग जाएंगे सबसे बातें करने में, क्योंकि आप एक नहीं हो, दो नहीं हो, तीन नहीं हो, हजारों हो आप लोग। तो बेटा सबसे, और 1 घंटे के समय में पढ़ाएं कि बातें करें? बताओ, थोड़ा तो टीचर की भी समझा करो। चलो 5वां हो गया है, ठीक है। 5 ईडियम्स मैंने बताए थे, 5 मैंने पढ़ा दिए। अब एक बोनस है, एक एक्स्ट्रा ईडियम है आप लोगों के लिए। जानना है कितने पे खत्म करने हैं? हाँ भाई, लास्ट वाला जानना है ना? चलो, वैसे लिख रहे हो आप लोग ये सारी चीजें? लिखिए बेटा, क्योंकि अगर नहीं लिखोगे तो इसको कैसे इस्तेमाल कर पाओगे? ठीक है, तो इसे लिखना है, क्योंकि लिखोगे ना तब अगली बार से। और देखो ये सारे के सारे आज मैं आप लोगों के लिए वैसे लेकर आई हूँ जो कि गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि आप इसको अपनी डेली लाइफ में ना बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप करना चाहो। जो बच्चा नहीं करना चाहे तो वो तो नहीं करेगा, पर जिसके मन में सही में है ना पूरी विल कि यार मुझे इंग्लिश बोलनी सीखनी है, तो बेटा वो बहुत अच्छे से इनका इस्तेमाल कर सकता है यार। क्योंकि ये चीजें तो ऐसी है जो आए दिन आपको जिंदगी में कभी ना कभी दिख रही होती है ना? कभी ना कभी आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में आपको ये ऐसी चीजें मिल जाती है कि कोई झूठा बहाना मार रहा है। अब भाई को देख लो, छोटे भाई से पूछ लो जरा कि भाई मैंने चॉकलेट रखी हुई थी फ्रिज में, किसने खाई? खा जाते हैं ना छोटे भाई बहन। चॉकलेट हो या कुछ हो फ्रिज में रख दो रात के लिए कि सुबह उठ के खाएंगे, और सुबह उठ के देखो आधी की आधी मिलती है, कई बार तो पूरी गायब होती है। तो छोटे भाई बहन के साथ ऐसा होता है, फिर उनसे पूछ लो हाँ भाई मैंने चॉकलेट रखी थी, किसने खाई? और कहानियां देखो उनकी कितनी बड़ी सारी होती हैं। अरे वो तो पता नहीं रखी नहीं थी, पता नहीं बंदर ले गया, क्या होती है ये? कॉक एंड बुल स्टोरीज होती है जिसमें कोई सच नहीं होता, झूठी कहानियां। तो ऐसा तो तुम इस्तेमाल कर सकते हो बेटा, तो चाहोगे ना तो ये सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। एंड देखो इंग्लिश अपन इतने पैसे और इतनी मेहनत खर्च कर रहे हैं तो इंग्लिश बोलनी आनी भी चाहिए, तो इनको इस्तेमाल करना। और लास्ट जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ना वो है गो बनानास। अब ये दिख रहा है यहाँ पे क्या? केला है ना? फल होता है, फ्रूट होता है बनाना, लेकिन यहाँ से एक ना निकलता है मुहावरा गो बनानास, यानी कि पागल हो जाना। खुशी के मारे, गुस्से के मारे, एक्साइटमेंट के मारे जब हम एकदम पागल हो जाते हैं ना, रुक नहीं पा रहे, कंट्रोल नहीं हो रहा यार, इतनी खुशी है, तो आप बोल सकते हो गोइंग बनानास। कई बार गुस्सा भी आ जाता है, गुस्से के मारे पागल हो गए, आग बबूला हो जाना, क्या कहते हैं? गुस्से के मारे पागल हो जाना, उसके लिए भी हम गो बनानास वाला मुहावरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा ये जो शब्द है ना गो बनानास, ये जो मुहावरा है ना, जब आप अपनी किसी भी भावना को लेकर बहुत ज्यादा, वो भावना को ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है ना किसी चीज को लेकर, तब हम गो बनानास कह सकते हैं। तो टू गो वाइल्ड, एकदम जंगलियों की तरह बिहेव करना, या फिर टू
टू गो क्रेजी, पागल हो जाना एक्साइटमेंट से, गुस्से से, खुशी के मारे, है ना, तब हम गो बनानास का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सोचो कि हम लोग ना कहीं चले जाएं, घूमने फिरने निकल जाएं, और घूमने फिरने हम चले गए, वहां पे एकदम से पता चले शाहरुख खान आने वाले हैं। भाई लोग पागल हो जाते हैं, देखा है, पब्लिक पागल हो जाती है। तो क्या बोलेंगे हम? देखो, व्हेन द होस्ट अनाउंस्ड, जब होस्ट ने अनाउंस किया दैट शाहरुख खान हैज अराइव्ड, कि शाहरुख खान आ चुका है, द क्राउड वेंट बनानास, यानी कि क्राउड जो था वो पागल हो गया। जाहिर सी बात है, हो ही जाएंगे लोग, भाई ठीक है शाहरुख खान है वो, है ना। तो यही होता है बस गो बनाना, यानी कि अब यहाँ पे देखो बेटा, गो जो शब्द है ना, गो शब्द आप ना काल के हिसाब से बदल सकते हो। अब मैं बीते हुए टाइम की बात कर रही हूँ कि भाई जब पब्लिक ने, जब हमारे होस्ट ने, या जब एंकर ने, या जब उस इंसान ने अनाउंस किया कि शाहरुख खान आने वाला है, तो पब्लिक पागल हो गई थी। तो ये पागल हो गई थी के लिए मैं वेंट बनानास भी यूज कर सकती हूँ, क्योंकि पहले की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वेंट बोल दिया, और अगर अभी पागल हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक, शाहरुख खान स्टेज पे आ चुका है और पब्लिक पागल हो रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि शाहरुख खान हैज अराइव्ड एंड द क्राउड इज गोइंग बनानास, ठीक है। तो गो का मैंने गोइंग कर दिया। तो बेटा ये टेंस काल के अनुसार, आप जिस समय की बात कर रहे हो उस समय के अनुसार गो, वेंट, गॉन का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो जब भी किसी एक्साइटमेंट से, किसी खुशी के मारे, या पागल कह रही हूँ, खुशी के मारे, गुस्से के मारे और एक्साइटमेंट के मारे, जब हम पागल हो जाते हैं ना, एकदम कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या होता है, तब हम बोलते हैं कि आई एम गोइंग बनानास या ही वेंट बनानास, ठीक है। चलो आगे समझ में, देख रहे हो, ये जो बनाना है इसने खुद ने एक झंडा पकड़ रखा है, तो ये भी पागल ही हो रहा है। व्हाट इज पिंकी फिंगर? छोटी वाली उंगली को पिंकी फिंगर बोलते हैं। आई विल ऑल्सो गो बनानास व्हेन आई विल मीट यू। तुम लोग को जितनी एक्साइटमेंट होगी मुझसे मिलके, मुझे उतनी एक्साइटमेंट होगी आप लोगों से मिलके, ठीक है। एक बार हो गया, सबको समझ में आ गया भाई? क्लियर है? क्लियर कट, एकदम बढ़िया। चलो गो, एक जल्दी से एक बार रिवीजन करा देते हैं। तुम लोग बोल रहे हो, पहला वाला शब्द था जब हम किसी बुद्धू इंसान का वर्णन करना चाहते हैं, सीधा सीधा उसको बुद्धू नहीं बोलना चाहते कि तुम तो स्टूपिड हो, पर बता रहे हैं कि यार वो तो बेवकूफ है, तब हम बोल सकते हैं कि द लाइट्स आर ऑन बट नोबडी इज होम। दूसरा, जब कोई इंसान बहुत सारा खाना जल्दी ठूसने लग जाता है ना, ऐसे भर रहा है अपने पेट में, हम बोल सकते हैं टू पिग आउट। तीसरा आता है बेटा, जब कोई चीज, ये तो होमवर्क है, देखो ये तो होमवर्क है, वीडियो बना के भेज दो मुझको, या जो भी आप चाहो। तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पे, फिंगर लिकिंग गुड, यानी कि अरे इतना स्वादिष्ट के उंगलियां चाटते रह जाओ। तो क्या करना है होमवर्क में, सबको अपनी मम्मी को जाके, आज जो भी खाना खाओगे, दोपहर का खाओगे तो दोपहर का बोल देना, रात का खाओगे तो रात का बोल देना, और मुझे वीडियो बनाकर मेरी ईमेल आईडी पे भेज देना, ठीक है। ईमेल आईडी अभी मैं बता दूंगी कौन सी पे भेजना है। तो आप बोल सकते हो कि फिंगर लिकिंग गुड, तो सब अपनी मम्मी को आज कॉम्प्लीमेंट देंगे। चौथी चीज है गेट योर डक्स इन अ रो, टू हैव योर डक्स या गेट योर डक्स इन अ रो। इसका मतलब है कि अपने काम को निपटा लेना, सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेना। पांचवी चीज है कॉक एंड बुल स्टोरीज, मन घड़क झूठी कहानियां। छठा है गो बनानास, खुशी से, गुस्से से, एक्साइटमेंट से पागल हो जाना, ठीक है। रैट जम्प्स इन द स्टमक, ये तो कुछ भी। चलो, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखे। बेटा आप लोग मुझे निकिता डॉट सिंह @ doubtnut.com पर भेज सकते हो, ये मेरी आईडी है, ठीक है। सब कुछ चिपका के लिखना, कहीं पर स्पेस मत मारिएगा, ठीक है बेटा। अरे वाह पूजा, वेरी गुड। चलो क्या करना है बेटा, सब कुछ चिपका के लिखना, कहीं पे स्पेस मत मारना। nikita.singh@doubtnut.com, इसे लिख लो एक बारी, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो आप ले नहीं सकते हो, तो इसे एक बार लिख लो एक्टिवली, मतलब संक्रमित रूप से, ठीक है। हाँ जी, तो जो चीज बार बार हो रही है उसे हम लोग एक्टिवली बोलते हैं। तो ये nikita.singh@doubtnut.com, ये मेरी आईडी है, इस पर आप लोग मुझे भेज सकते हो अपनी वीडियोस, ठीक है, वो मामा वाली। तो अपना होमवर्क बढ़िया, यार इससे एक्साइटिंग होमवर्क क्या हो सकता है बताओ, इससे ज्यादा एक्साइटिंग होमवर्क तो कुछ नहीं होगा, और मम्मी खुश तो अलग, ठीक है। ये काम करके आना, एंड देन हमारी अब मुलाकात जो होगी ना, वो अब अगले वेडनेसडे को होगी, ठीक है। वेडनेसडे को आएंगे अपन आपसे मिलने, बढ़िया से कोई नया सा एकदम अलग हट के कोई टॉपिक लेकर। तो तैयार है ना वेडनेसडे तक बढ़िया तरीके से, हफ्ते में अच्छे से पढ़ाई करना। आज सैटरडे है, मंडे ट्यूसडे को क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, एंड वेडनेसडे को मिलेंगे
चमचमा देना है टॉपिक के साथ, कुछ नई चीज के साथ। ठीक है बेटा, तो अभी के लिए चलते हैं एंड आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी। तो रेटिंग करना मत भूलना, अगर अच्छी लगी है तो 5 स्टार दे देना, और मर्जी आपकी, अगर आपको अच्छी नहीं लगी है ना तो आप 4, 3, 2, 1 कुछ भी रेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मुझे पता चल जाएगा कि बच्चों को मेरा ये पढ़ाने का तरीका और ये नई नई चीजें अच्छी लगी कि नहीं लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो रोज ही कुछ ना कुछ, मतलब हर बार जब भी मिलेंगे ऐसा ही कुछ लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, चलो, तो आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू ऑल एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।